था कि उसके कितने बच्चे होंगे और उसका जो बर्थ ईयर था वो 2014 था। क्लोजर है और तेरे घर में ये काम हो गया। हाँ। और लिटरली एक टाइम तो ऐसा था कि कोई प्रॉब्लम कि मतलब ये है कि अपनी जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले जो हमने काम किया है उनका फल भी हमें मिलता है जी। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे कि किसी की माता को सता देते हैं। कि पहली जो 3 पीढ़ियां होती हैं वो ऊंचाई पे जाती हैं। मतलब मेरी पत्नी के कितने बॉडी काउंट्स हैं? आई वॉज कि आई हैव 2 गर्लफ्रेंड्स, बट मेरे लिए अच्छी कौन सी रहेगी, मतलब शादी किससे करनी है, एक्स कब आएगा। एक्चुअली कुंडली में कहीं नहीं लिखा होता कि आपका एक्स का, कि मैं क्या मेरी पत्नी लॉयल है। कोमल जी, तो देखो जब भी हम कहीं जाते हैं अपने भविष्य के बारे में जानने में, तो एक चीज सबसे मेन होती है कि आपकी राशियां काम आती है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि राशियां कैसे डिसाइड होती है? देखिए, जिस भी राशि में, यानी कि 12 राशियां होती हैं, ठीक है। जिस टाइम पे हम पत्रिका बनाते हैं तो उस पत्रिका के अंदर जिस भी भाव में चंद्रमा बैठा होता है तो उस भाव को हम राशि मान लेते हैं। यानी कि प्रथम भाव को हमेशा लग्न मानते हैं और जिस भी भाव में चंद्रमा होता है उस भाव में जो भी नंबर लिखा है हम उस नंबर को राशि मान लेते हैं। जैसे कि सपोज कि कोई स्कॉर्पियो है, यानी कि वृश्चिक लग्न किसी का है, तो 8 से शुरू करके 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे, यदि उसका जो चंद्रमा है वो 4 नंबर पे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि उसकी जो राशि है वो कर्क राशि है। एंड सिमिलरली ऐसे ही होता है हमेशा। तो एक जब हम राशिफल देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो हम बताते हैं कि आपके नाम का जो है उससे आपकी राशि देखी जाती है। तो नाम का और राशि का क्या कनेक्शन है? देखिए, जिस टाइम पे हम लोग राशि निकालते हैं उस राशि के अनुसार एक नक्षत्र होता है, नक्षत्र के चरण के अनुसार हमारा नाम रखा जाता है। ओके। तो जिस हिसाब, जैसे सपोज कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, दूसरा चरण आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पंडित जी हम लोग जब जन्म पत्रिका उसकी बनाएंगे तो बता देते हैं कि बच्चे का जो नाम होगा वो ट से निकलेगा, ट ठ ड ढ, है ना। तो उस समय पे ही वो निर्धारित हो जाता है। मतलब कि नाम भी मैटर करता है कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में, चीजों में। देखिए, जब भी बच्चे का बर्थ होता है सबसे पहला जो सवाल होता है वो क्या ही होगा, वो सबसे पहला जो सवाल होता है माता पिता का या भाई बंधु का, सबका ये वही रहता है कि जी बच्चे का नाम क्या निकालना है पंडित जी, है ना। उसके बाद फिर नामकरण समारोह भी रखा जाता है, जिसको हम लोग अपनी देशज भाषा में दसुठन बोल देते हैं, है ना। वो नामकरण संस्कार होता है ना, तो इसका मतलब नाम तो मैटर करता है। ओके। तो देखो इस चीज से मेरे को चीज ध्यान में आई, बहुत सारे सोशल मीडिया पे रील वगैरह देखते हैं और काफी वीडियोस भी हैं कि अगर आप अपने नाम को चेंज कर लोगे तो आपका भविष्य चेंज हो सकता है। ठीक है ना। तो क्या ये चीजें पॉसिबल है सिर्फ नाम के अंदर कुछ ऐड करने से, या फिर नाम को चेंज करने से आपके फ्यूचर में कोई असर पड़े? देखिए, हर एक अल्फाबेट का भी ना एक पर्टिकुलर नंबर होता है। ओके। ठीक है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब हम नाम बदलते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रहों से रिलेटेड हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि सपोज कि किसी का नाम ग्रहों से विपरीत है, जैसे कि राशि तो निकली है ट से, ठीक है, और नाम रख दिया जाता है क से। तो यदि मिथुन राशि, यानी कि मिथुन राशि से उसका नाम हो गया, यदि मिथुन राशि अष्टम भाव में पड़ेगी तो वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के जो चित्रण होगा वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उस टाइम पे। मतलब कि हम लोग कहते हैं कि राशि से नाम नहीं रखते, या फिर इस बच्चे का नाम राशि से ही रखना है, ये सब हम चंद्रमा की स्थिति को डिसाइड करके रखते हैं, है ना। तो यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है लेकिन उसके बावजूद हमने नाम कुछ और रख दिया बच्चे का, तो कहीं ना कहीं आके प्रॉब्लम्स होती है। ओके। मतलब कि नाम भी उतना ही मैटर करता है जितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ मैटर करती है। डेट ऑफ बर्थ से ही नाम निकलता है ना, तो दोनों चीजें कॉमनली इफेक्ट करती हैं व्यक्ति को। क्योंकि मैंने ये सेम क्वेश्चन पहले किया था लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि नाम मैटर नहीं करता। देखिए, अगर हम लोग ये कहें कि नाम मैटर नहीं करता, है ना, तो
मुझे लगता है कि नाम मैटर करता है, कहीं ना कहीं। नॉट और इट ऑलवेज मैटर्स, है ना। वरना एक बात बताइए, सिर्फ एक ही चीज का वो है कि जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहला सवाल यही क्यों होता है कि जी इस बच्चे का नामकरण, मतलब नाम क्या रखना है, हाँ। है ना। यदि हम कहें कि दो सेम पर्सन है, सेम राशि है ना, और दिक्कत फिर भी हो जाते है कि एक व्यक्ति ऐसा है दूसरा ऐसा है, तो कहीं ना कहीं उनके नाम की स्पेलिंग्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है। हम प्रथम अक्षर को देखकर नाम डिसाइड नहीं करते, ठीक है। हम लोग पूरा नाम देखते हैं बच्चे का, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक नाम है सरिता, ठीक है। जब आप इस नाम को बोलते हो यानी उच्चारित करते हो तो ऐसा लगता है कि एक नदी की तरह बहाव है, फैलाव है ना। तो उसका जो फैलाव है, उसका जो ज्ञान होगा वो भी ऐसे ही फैलाव वाला होगा, संकुचित मानसिकता उनकी नहीं होगी। तो इस तरह से नाम मैटर करता है। ओके, तो मतलब जो हम रील्स वगैरह देखते हैं, जो भी सुना है वो कहीं ना कहीं सच है। ठीक है, देखो ये तो होगी नाम की बातें, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो आपके मोबाइल नंबर हैं ये भी मैटर करते हैं आपके। जी, तो मुझे हाँ जी, देखिए हर एक नंबर अपने आप में एक वास्ट गुणों को लेकर आता है। जैसे कि जो एक नंबर है वो सूर्य का नंबर है ना। 2 नंबर है वो चंद्रमा का नंबर है। तो इसी तरह से जो हमारा मोबाइल के डिजिट होते हैं, जो लास्ट 4 डिजिट होते हैं, उसको देखते होते हैं हम लोग कि उनको देख के पता चलता है कि जो हमने मोबाइल का नंबर लिया है वो हमारे लिए अच्छा रहेगा या हमारे लिए बुरा रहेगा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने मोबाइल का नंबर लिया, उसके बाद से उसकी जो मानसिक परेशानियां वो बढ़ गई हैं, या उसको सोचने समझने यानी उसकी याददाश्त में थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। ये चीजें पहले खुद से ही पता चलती हैं, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को पता चलती हैं, लेकिन मोबाइल नंबर हमेशा मैटर करता है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो हमारे मोबाइल में, मतलब लास्ट के 4 डिजिट आपने बोला कि उनमें ना हो? क्योंकि देखो मोबाइल नंबर में ऐसे रैंडम ले लेते हैं, मैंने भी जब लिया था तो वैसे लिया था, हमें नहीं नॉलेज होगी। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं कि इनका ध्यान रख के, उन नंबरों का ध्यान रख के नंबर लिया जाए? मुझे लगता है कि हर एक वर्ड ना अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन कुछ जोड़े, यानी कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि एक फ्रेंड है दूसरा दुश्मन है, अगर दुश्मन और दोस्त को इकट्ठे बिठा दिया जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि हम लोग कह दें कि सूर्य और चंद्रमा, जैसे 1 और 2 अगर इकट्ठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। राहु और केतु अगर इकट्ठे हैं, यानी 4 और 7 इकट्ठे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर यदि राहु के साथ केतु और बुध मिल जाए, ठीक है, जैसे कि 4, 7, 5 मिल जाए, तब भी कहीं ना कहीं जाके कोई प्रॉब्लम शायद ना हो। लेकिन जब भी 2 दुश्मन ग्रह के नंबर इकट्ठे मैच करेंगे तो वहां पे आके दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि 1, 4, 7, 3, ठीक है, अगर आपने इस तरह का कोई नंबर ले लिया है 1, 4, 7, 3, तो मुझे लगता है कि मैं तो उसका नंबर देख के बोल देती हूँ कि आपके दादाजी को अस्थमा से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज होंगे। ओके, 1, 4, 7, 3 अगर लास्ट में है तो। हाँ, मतलब इस तरह से हम लोग नंबर का चूज करना चाहिए कि 2 दुश्मन इकट्ठे ना हो, क्योंकि नंबर तो 9 ही है, 0 to 9, है ना। तो ऐसे कौन से कॉमन नंबर है कि 2 तो नहीं होने चाहिए लास्ट के 4 डिजिट में? मुझे लगता है कि 1 और 4 तो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। 1, 4 नहीं होने चाहिए, यानी इकट्ठे ये नंबर नहीं होने चाहिए। मतलब लास्ट जो 4 डिजिट है, लास्ट 4 डिजिट है, 1 और 4 नहीं 1, 4 नहीं होने चाहिए। 1, 4 इकट्ठे नहीं होने चाहिए। 1 है अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अकेला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1, 4 अगर इकट्ठे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे 1, 6, 7, 4 है तो भी जैसे 1, 6, 7 और 4 है। 1 जो है सूर्य का हो गया, 6 शुक्र का हो गया, 7 केतु का हो गया, और 4 क्या है, वो राहु हो गया। तो जैसे ही हमने फर्स्ट देखा सूर्य है, कोई इशू नहीं है। सेकंड देखा शुक्र है, तो सूर्य जो है शुक्र को अस्त कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर उससे अगला क्या है हमारे पास, जो है वो केतु का नंबर आ गया।
तो यहाँ पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो कोमल जी, ये पितृदोष क्या होता है? हमने बहुत बार सुना है कि जैसे हम जाते हैं कहीं तो बोलते हैं कि इनको पितृदोष है, तो इसका मतलब क्या होता है और चीजें कैसे काम करती हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता, लेकिन हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे कि किसी की माता को सता देते हैं, है ना, या फिर किसी पुजारी को चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से जाके 3 पीढ़ियों के बाद हमें परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो ये सब कुंडली में कैसे दिखाई देता है? जैसे कि जो शनि है यदि 5वें घर में है तो हम बोल देते हैं कि पितृदोष है। यानी कि पुराने 3 पीढ़ियां पहले किसी ने सताया होगा, इसलिए वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब हमें दुखी करेंगी। ठीक है। इसी तरह से यदि शनि और केतु इकट्ठे हो जाएं, राहु और शनि इकट्ठे हो जाएं, तब भी मैं मानती हूँ कि ये पितृदोष के लक्षण हो जाते हैं। तो पितृदोष और प्रेत दोष दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, देखिए, पितृदोष जो होता है वो प्राचीन पीढ़ी के कारण हमें परेशान करता है, लेकिन जो प्रेत दोष होता है वो होता है कि किसी की अल्पायु में मृत्यु हो जाए, ठीक है, उसका हमने अच्छे से संस्कार करने के बाद के बाकी कार्य ना किए हों, या हम श्राद्ध करना छोड़ दें किसी के कहने पे, या बहुत सारे आजकल जो बाबा हैं वो बोल देते हैं कि नहीं, श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। तो इन सब के बीच में आके क्या होता है कि वो सब परेशान करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कि जैसे हम लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो जो हमसे पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं वो लोग भी सोचते हैं कि हमें प्रेम करें या हमें पानी पूछा जाए, है ना। तो जब हम नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को ही प्रेत दोष या पितृदोष माना जाता है। मतलब कि जिनकी मृत्यु अकाल समय से पहले, मतलब काल समय से पहले, अल्पायु में हो गई जी, अकाल मृत्यु हो गई, जिनके ये श्राद्ध वगैरह निकालते हैं जी, है ना, जैसे हमारे अपने खेतों में होते हैं जी, पितर उनको अपना उनके आरती निमित्त करते हैं, हाँ, ना जी। तो अगर वो ना करें तब हमें हमें परेशानियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। और मुझे हमेशा से, मतलब जैसे जितना मैंने पढ़ा है और जो भी है ना, मुझे लगता है कि आपने सुना होगा कि हमेशा से ना लोग यही बोलते हैं कि इतना कमा के जाऊंगा कि 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। कभी भी कोई ये क्यों नहीं बोलता कि 8 पुश्तें, 10 पुश्तें? हाँ जी, इस बारे में कभी सोचा है? द रीजन इज कि पहली जो 3 पीढ़ियां होती हैं वो ऊंचाई पे जाती हैं, जो उससे अगली 3 होती हैं वो स्टेबल रहती हैं, जो 7वीं पीढ़ी होती है वो नीचे गिरती है, और वो जो जब नीचे गिरती है तो वो सारी की सारी, यानी जो 6 पीढ़ियों का भार है वो उस 7वीं पीढ़ी के ऊपर होता है। उसके बाद यदि पितृदोष है, उन्होंने शांति करवा ली तो अच्छा है, वरना वहीं पे ही पीढ़ी समाप्त होने की कगार पे रहती है। और ये हमेशा रहता है कि 3 पीढ़ियां ऊंचाई पे जाएंगी, 3 स्टेबल रहेंगी, जो 7वीं आएगी वो थोड़ा डाउन चली जाएगी। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर भार होता है कि पितृदोष के वो शांति करवाए, या अगर उन्होंने कोई गलती करी होगी, क्योंकि पूर्वजों की गलतियों का उस टाइम पे आके वो भार सारा का सारा व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। ओके, मतलब ये है कि अपनी जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले जो हमने काम किए हैं उनका फल भी हमें मिलता है जी। ओके, तो एक और चीज थी, देखो जब हम एक ग्रह होते हैं, उच्च का ग्रह है, नीच का ग्रह है, तो ये कैसे काम करते हैं? देखिए 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, ठीक है। इसको हम सिंपल कंसेप्ट में, मैं आपको बहुत सिंपल कंसेप्ट में समझाती हूँ। यदि आप किसी छोटे से बच्चे को एक बहुत स्ट्रिक्ट गुरु के आगे बिठा दे तो बच्चा कैसा रहेगा? तो स्ट्रिक्ट रहेगा, चुप रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा। डिसिप्लिन में रहेगा या घबराया हुआ रहेगा? घबराया हुआ रहेगा। घबराया हुआ रहेगा। इसी तरह से जो हमारा बुध है वो गुरु की राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। ओके। अब उच्च के ग्रह कैसे वर्क करते हैं कि जब हम सारी की सारी, जैसे कि हमारे पास चंद्रमा है, चंद्रमा चलने वाला ग्रह, चलायमान ग्रह है ना, तो ये जब शुक्र की राशि में आते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये मंगल की राशि में आएंगे, यानी वृश्चिक राशि में आते हैं, तो ये नीच के हो जाते हैं।
तो इस तरह से हमारे जो ग्रह है वो उच्च का और नीच का प्रभाव देते हैं। तो कोमल जी, देखो जब आपने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की थी तो वो कब स्टार्ट की थी और कैसे स्टार्ट की थी? क्योंकि बीइंग ए गर्ल आपको काफी चीजों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि सोसाइटी भी आपसे बहुत सारी चीजें पूछती भी है और बहुत सारे क्वेश्चन भी करती है, तो आपने कैसे चीजों को हैंडल किया? देखिए, आई स्टार्ट एस्ट्रोलॉजी इन 8th क्लास, है ना। 8वीं क्लास से ही इंटरेस्ट था, या जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है वो एस्ट्रोलॉजी वाली है। ठीक है, नाना जी एस्ट्रोलॉजर है, काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे मेरे नाना जी। उसके बाद मामा जी एस्ट्रोलॉजर है, तो कहीं ना कहीं ब्लड में है एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद पिताजी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है, दादाजी भी काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स में आते थे, है ना। दादाजी के दादाजी भी। तो इन शॉर्ट हमारी जो ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन में ही एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन आई स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी जब किसी ने कहा कि ये युति बन रही है, ओ माय गॉड, ये तो लड़की ही अपने माता पिता का नाम डुबोएगी। अ पर्सन, एक एस्ट्रोलॉजर आए मेरी जिंदगी में और उन्होंने यही कहा था कि इसकी कुंडली में ये युति बनती है तो घर वालों का नाम डुबोएगी। और उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, पहले तो सीखनी ही है। ठीक है, तो सीखते सीखते दूसरों के बारे में जानते जानते इस तरह से एक्सपीरियंस हो गया कि अब वो सामने आके एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने मुझे पूछा था कि बेटा मेरी कुंडली देख के बताना जिंदगी में आगे क्या चलने वाला है। तो वहां तक मतलब मेरे लिए ना पैशन होता है हर चीज। एस्ट्रोलॉजी वाज पैशन, कि वो पर्सन जिसने मुझे ऐसे बोला था वो पर्सन मेरे सामने एक बार आए और मुझसे दोबारा पूछे कि मेरी कुंडली देख के बता दो। वहां तक जाना था, वहां तक पहुंच गए। ओके। बट बीइंग अ गर्ल, आपने पूछा है ना, बीइंग अ गर्ल कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो ये लड़कियों का काम ही नहीं माना जाता ना, शास्त्रोक्त भी नहीं माना जाता। और उसके बाद फिर आप एस्ट्रोलॉजी जैसे काम में आ जाते हो तो लोग टांग खींचने के लिए तो वैसे ही आ जाते हैं, है ना। एज अ गर्ल भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते ना किसी को। तो हर सिंगल वर्ड में मैं तो ये भी सुनती थी, वैसे तो तू एस्ट्रोलॉजर है और तेरे घर में ये काम हो गया। और लिटरली एक टाइम तो ऐसा था कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लाइक मैंने कुछ किया भी नहीं था और ऐसे ही किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई और उन्होंने कहा कि कोमल ने ऐसे किया है और कोमल के कारण हमारे घर में प्रॉब्लम्स आई है। मतलब पूरे मैं एक रूरल एरिया से आती हूँ, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ ना। तो पूरे गांव में उन्होंने ये फैला दिया था कि ये जो भी हुआ है हमारे घर में, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, से कोमल के कारण आई है। तो यहाँ तक मैंने झेल लिया है। ओके। देखो जैसे आप लोग एस्ट्रोलॉजी करते हो जी, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते होंगे, बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन करते होंगे। जी, तो ऐसे क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछेंगे? अरे ये तो ओके, एक गर्ल या बॉय, ठीक है, अनोनियम रखते हैं। तो एक पर्सन ने मुझसे पूछा था कि उसके कितने बच्चे होंगे और उसका जो बर्थ ईयर था वो 2014 था। ठीक है, उसके बाद फिर एक पर्सन ने पूछा था कि आई हैव 2 गर्लफ्रेंड्स, बट मेरे लिए अच्छी कौन सी रहेगी, मतलब शादी किससे करनी है। और मोस्टली ना आपने जो एप्लीकेशंस वगैरह देखी होंगे, एस्ट्रोसेज हो गया, वो सब हो गया ना, वो पूछता है कि आपका एक्स कब आएगा। एक्चुअली कुंडली में कहीं नहीं लिखा होता कि आपका एक्स कब वापस आएगा। लेकिन ये तो हम देखते हैं कि अरे आपकी कुंडली देख के कि आपका एक्स आने वाला है नेक्स्ट महीने। हाँ, तो यही वाले लोग जो और मतलब वीडियो वो देख के कि मेरा एक्स कब वापस आएगा, वही दोबारा से मुझसे पूछते होते हैं मेरा एक्स कब आएगा। भाई नहीं पता एक्स कब आएगा, कुंडली में नहीं लिखा होता आपके कितने एक्स रहेंगे। लाइक एक पर्सन ने मुझसे पूछा था कि मैं क्या मेरी पत्नी लॉयल है, मतलब मेरी पत्नी के कितने बॉडी काउंट्स हैं। I was like हाँ, और सबसे मेन कॉमन सवाल है ना, मैं करोड़पति कब बन जाऊंगा, मेरी लॉटरी निकल जाएगी जी 7 करोड़ की, 7 लाख की। इट वाज लाइक भाई ठीक है, लॉटरी का एक पर्टिकुलर, ओके लेट मी एक्सप्लेन इट, है ना। होता है एक ग्रह ऐसा होता है जिसके कारण हम कह देते हैं कि जी आपकी लॉटरी लग सकती है ना।
एक पर्टिकुलर एक 2 ग्रह या ट्रांजिशंस ऐसे होते हैं, उस टाइम पे हम कह देते हैं कि आपकी लॉटरी इस टाइम पे लग सकती है या ये टाइम है ना। ठीक है। बट ये सबकी कुंडली में नहीं होता है। ओके। और फिर कुछ लोग आते हैं कि जी मेरी राहु की दशा कब चलेगी, है ना, या दशा कैसे पता चलती है जी, कितनी बार चलती है जी राहु की दशा। मतलब लोगों ने ना पॉडकास्ट या इंस्टाग्राम देख देख के इतना तो सीख लिया है कि दशा आती है, कब आती है नहीं पता। ठीक है, तो वो पूछेंगे कि जी कितनी बार आएगी राहु की दशा, जब आएगी हमें बता दो। आई वाज लाइक भाई रहने दे। मतलब सवाल बहुत वियर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखते हैं रील में, बहुत सारी रील देखा कि पीछे एक रील वायरल हुई थी कि सिर्फ एक वर्ड को पढ़ो बार बार, कॉन्वेक्सा करो तो पैसा बहुत आएगा। तो ऐसा कुछ है कि किसी नंबर को बार बार। और एक चीज और मैडम मैंने पूछा था, देखा था कि अपने हाथ पे ग्रीन पेन से, हाँ ये चीज अच्छी है एक्चुअली। हमारे ना कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हमें फैमिली की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एक नंबर ऐसा होता है जो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आपकी लाइफ में भी होगा, लाइक सबकी लाइफ में एक नंबर ऐसा होता है जो हमेशा बार बार सामने आता होता है। जैसे कि फॉर मी दिस नंबर इज 33। ओके, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी मेरी बर्थ टाइम से लेके अब तक 3 नंबर इज वेरी कॉमन फॉर मी। लाइक जैसे हम 3 भाई बहन थे, है ना, एंड हाँ कैमरास भी यहाँ पे 3 है, हम लोग इस टाइम पे बात भी 3 लोग कर रहे हैं, है ना। हाँ। और मेरा जो नाम से आप देखोगे तो राशि भी 3 नंबर की राशि है। हमारी फैमिली में मतलब जो लेडीज थी वो भी 3 थी, मैं, मम्मी, दादी। ठीक है, इस तरह से मतलब जो 3 नंबर है हमारे फैमिली में, अभी जो हम रिसेंटली जो मतलब फैमिली मेंबर्स हम एक घर में रहते हैं वो 3 लोग रहते हैं। तो इस तरह से अगर सपोज की मुझे शक्तिशाली जिन की कभी ज़रूरत पड़े कि लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठे हो चुकी हैं, है ना, तो उनसे बच के एक ही दिन में निकलना है, तो आई ऑलवेज राइट 33 और 333 ऑन माई हैंड। आई यूज टू डू इट। या एक स्टार होता है यू नो शाइनिंग स्टार। हाँ। आप कभी शाइनिंग स्टार बना लो अपने हैंड के ऊपर, तो वो सबको शक्ति देता है, स्पेसिफिकली मकर राशि वालों को, यानी किसी की मकर राशि हो, है ना, या लग्न मकर हो, कुंभ लग्न हो, मैं ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इससे मानसिक शांति मिल जाएगी। तो ये नंबर्स मैटर करता है, इट ऑलवेज वर्क। वो तो नहीं है ना कि किसी एक वर्ड को बार बार चेंज करने से पैसे आते हैं, जैसे कौन बोले? नहीं, एक्चुअली ना हम लोगों ने ना भगवान को ही बांट दिया है। जैसे कि पहले के ज़माने में ना, पहले आप 2 साल 3 साल पीछे चले जाओ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कितने ही लोग थे जो बगलामुखी माता को बहुत ज़्यादा मानते थे, जो नॉर्मल थे, एज अ ज्योतिषाचार्य, है ना, एज एन एस्ट्रोलॉजर, मुझे पता है उनका। लेकिन वो तांत्रिक शक्तियों में माता का प्रयोग होता है ना, माता तांत्रिक शक्तियों की ज्ञाता है, काफी अच्छे समझदार। लेकिन आजकल हर कोई माँ बगलामुखी की उपासना करने में लगा है। उससे पहले कौन खाटू श्याम जाता था? नहीं, बहुत कम थे। अब तो बहुत ज्यादा क्रेज हो गया। हम लोगों ने, आप एक बात सोच के देखिए, हम लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार भगवान तक को बदल दिया। यानी कभी कोई और भगवान है, कभी हम किसी और को पूज रहे हैं, कभी किसी और को पूज रहे हैं, है ना। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि भगवान हमें पैसे दे देगा? हम पैसे के लिए जब भगवान को छोड़ सकते हैं तो इंसान कहाँ पे मैटर करेगा इंसान? बताइए। कभी हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, है ना, कि चाहिए सबसे पैसा ही। हाँ, डिमांड सबसे पैसे के, सबसे ही स्वार्थ। जब हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम भगवान तक की पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमें पैसे दे देंगे, तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि भगवान को ये चीज समझ नहीं आती होगी? जिसने प्रकृति को बनाया है, हम उनके साथ भी मजाक कर लेते हैं, तो कैसे पैसे आ जाएंगे? और चाहिए कितने चाहिए? एट द एंड क्या है? एंड तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं। क्या इच्छाओं का अंत है? नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, जरूरतों का अंत है। हाँ। हमें ना बहुत टेस्टी खाना पसंद होता है, लेकिन टंग के बाद टेस्ट कहाँ? वो तो है। हम दवाई खा लेते हैं, क्या दवाई का टेस्ट याद रहता है? कड़वा है। टंग के बाद कहाँ?
बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड को लगा लो, चाइनीज, इटालियन, व्हाटएवर इट इज, है ना। वही है ना कि जब भूख मर जाएगी तो फिर क्या फायदा। क्या फायदा। इसी तरह से पैसा है, मुझे लगता है जरूरत जितना होना चाहिए। बहुत सारा पैसा अहंकार दे देगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास पैसा है ना। आपने शायद सुना होगा, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, यही खाए बोराए नर, यही पाए बोराए, है ना। कि आपके पास अच्छे सूट हैं, ठीक है, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जरूरतों तक पैसा होना चाहिए। ओके, मैं कम से कम ये समझती हूँ। ओके। तो कोमल जी देखो, लास्ट में मैं एक चीज पूछ सकता हूँ, 2026 अपनी चली हुई है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा बताइए हमें कि कौन से लोगों के लिए, किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा और किन लोगों को अच्छा करने के लिए क्या करना होगा। देखिए 2026 को जब आप प्लस करते हो तो एक आता है ना। हाँ जी, सूर्य तो का साल एक बताया मतलब है। कि सूर्य का साल है। तो अगर आप आत्मविश्वास से सब काम करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। ये सभी के लिए होगा मेरे हिसाब से ना, ठीक है। कि आप आत्मविश्वास से कहीं भी चले जाओ, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और सूर्य की तरह जियो, एक राजा की तरह, ओके। तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलना सोचोगे या आप सोचोगे कि आज का काम कल पे छोड़ देते हैं, तब तो काम नहीं हो पाएगा। ओके, मतलब जो नेतृत्व की क्षमता रखिए, अच्छा रहेगा 2026। उन सबके लिए अच्छा रहेगा जो नेतृत्व को संभालना जानते हैं।